हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो आज से हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी, इसके बारे में देखेंगे और आपको पता है कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो संभावनाएं हैं कि क्या पता इस बार द्रौपदी मुर्मू से आ जाए, तो इसको हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रपति कौन है इस टाइम में, तो वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये ध्यान रखेंगे ये 15वें नंबर की हैं, ये भी ध्यान रखेंगे ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और अगर हम डिटेल में देखें तो ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये एक संथाल परिवार से संथाल परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में। और तीसरा, ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली जनजाति व्यक्ति हैं, ठीक है, पहली जनजाति समुदाय की व्यक्ति हैं। और प्रतिभा पाटिल के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में ये दूसरी महिला है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में ये सेकंड महिला हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो हैं इस टाइम पे श्री जगदीप धनखड़ जी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 14वें हैं, तो 2 स्टेटमेंट आपका बना देगा यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी ही, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि अब यूपीएससी भी फैक्ट को उठाने लग गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो 15वें नंबर की हैं और धनखड़ जी जो हैं वो हैं 14वें नंबर के। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 2 स्टेटमेंट आपका बनाएगा और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को कर देगा कि ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और जो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं इनको कर देगा कि ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो उल्टा कर देगा, तो आपको इस चीज़ को विशेष करके ध्यान देना है। प्रधानमंत्री आप सभी को पता है ये भी 15वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो है श्री वाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के, ये भी आप ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी हैं श्री आर वेंकटरमणी 16वें। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग वो हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। आप देखते हैं संसदीय पदाधिकारी, तो सभापति राज्यसभा कौन है, ये हैं धनखड़ जी ही हैं। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। अध्यक्ष लोकसभा के कौन है, ओम बिरला हैं। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह हैं और महासचिव राज्यसभा वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो मे भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी अध्यक्ष कौन है, जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार हैं। थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं और महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल वो हैं पंकज कुमार सिंह। समुद्र सुरक्षा ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो था आपका यही था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी अध्यक्ष ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये है, ठीक है, बाकी ये सब आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए रक्षा सचिव, एक तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो रक्षा सचिव कौन है, वो है गिरधर अरमाने। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है अजीत कुमार डोभाल। फिर ये देख लीजिएगा कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है, तो वो हैं अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वह है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरम। तो ध्यान देंगे यहाँ पर है वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है, और यहाँ पर है आपका आर्थिक सलाहकार। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैज्ञानिक सलाहकार पूछेगा तो वो अजय कुमार सूद हैं, और अगर आपसे आर्थिक सलाहकार पूछ रहा है तो वो है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरम। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको ध्यान से याद करनी है।
भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पर देखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है राजीव कुमार। और यदि आपसे पूछे कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर चुनाव है और यहाँ पर सूचना है, तो ध्यान देंगे। सूचना आएगा तो ये यशवर्धन कुमार है, और चुनाव आयुक्त आएगा तो यह श्री राजीव कुमार है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश एन पटेल हैं। तो ये भी आप ध्यान देंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप छोड़ सकते हैं, इसे भी छोड़ सकते हैं। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो हमेशा पीएम होते हैं। तो इस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? वह डॉक्टर सुमन बेरी। तो ये से भी ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष पूछेगा नीति आयोग का, तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यदि आपसे पूछे उपाध्यक्ष, तो वह है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वह है डॉक्टर सुमन बेरी। सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो वह है परमेश्वरन अय्यर। तो ये ध्यान देंगे, तीनों, इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है डॉक्टर मनोज सोनी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है रेखा शर्मा। ये भी आप ध्यान देंगे। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? वह है प्रियांक कानूनगो। इसे आप छोड़ सकते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप सभी को पता है, एनके सिंह हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है हंसराज गंगाराम अहिर। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको ध्यान में रख लेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आप छोड़ सकते हैं, ये भी आप छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसका भी ध्यान रख लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? वो हैं SN सुब्रमण्यम। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? सभी को पता है, शक्तिकांत दास हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं PD बघेला। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी आप छोड़ सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है माधवीपुरी बुच, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, माधवीपुरी बुच हैं। फिर ये आप छोड़ सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ध्यान रख लेगा थोड़ा सा, ये निधि छब्बर है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं S सोमनाथ। और इसका फुल फॉर्म भी याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, तो यहाँ पर इंडियन करके ना करके यहाँ पर इंटरनेशनल कर देता है। और ये पूछा गया था MPPCS में, अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे MPPCS का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं समीर V कामत। तो ध्यान देंगे, इसरो का अगर आपसे पूछे तो S सोमनाथ, इसरो, इसमें आपका क्या आ रहा है? इसमें आपका S आ रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे करके आप ध्यान रख लीजिएगा कि S 2 बार इनका है, तो S से S और S से ही सोमनाथ। तो ऐसे करके इसको आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। ये छोड़ दीजिएगा। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, हमने ऊपर ही देख लिया था। ये राज्य है और ये इनकी राजधानी है और ये इनके मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के ये राज्यपाल हैं। तो इसे भी एक बार आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। अभी हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि 13 नए जिले और जोड़े गए हैं, तो हो सकता है कि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ के बारे में आपसे पूछ ले। तो ध्यान देंगे, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। पंजाब की राजधानी आप सभी को पता है चंडीगढ़ है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत मान, और जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। तो एक बार ऐसे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अब आते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे, तो इसको देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका उत्तराखंड पीसीएस में, जो इस बार एग्जाम लगा है, तो आप इसको उठा करके देख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। उसमें नोएडा भी ऑप्शन था, मेरठ भी था और 1-2 और था, मुझे इतना याद नहीं है, बस इतना पता है कि हाँ ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये भी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। दूसरा है कि पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन बना है? तो 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है। ठीक है, कौन बना है? तो वो बना है केरल। और यहाँ से एक फैक्ट और याद रखेंगे कि केरल का ही एक जिला है, वो है कोल्लम। कोल्लम केरल का ही जिला है कोल्लम। ये पूर्ण रूप से संविधान साक्षर जिला बना है। संविधान साक्षर जिला बना है। संविधान साक्षर जिला का मतलब ये होता है कि वहाँ के एक एक बंदे को अपने अधिकारों के बारे में पता है कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम चुनाव क्यों वोट क्यों डालते हैं, उसका महत्व क्या है, मतलब सभी को वहाँ पर इसके बारे में पता है। अभी क्या है कि ऐसे कई सारे गांव हैं जहाँ पर उनको पता ही नहीं होता है कि मतलब वोट क्यों देते हैं हम, या वोट हम देना हमारा किस अधिकार में आता है। अभी उनको ये चीज़ें नहीं पता है, उनको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है। तो ये केरल का जो कोल्लम जिला है, ये पहली बार पूर्ण रूप से, यानी वहाँ का हर एक व्यक्ति जानता है कि संविधान क्या है। ठीक है, संविधान में उनके लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तो इसी के बारे में कह रहा है कि जो कोल्लम है वो पूर्ण रूप से संविधान साक्षर जिला बना है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका पूर्ण रूप से संविधान साक्षर। ठीक है, यहाँ पर है संविधान साक्षर। एक फैक्ट और याद रखिएगा, वो है आपका, यहीं पर मैं बगल में लिख देती हूँ, वो है कि कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना है? साक्षर जिला वो कौन है? तो ये है मध्य प्रदेश का मंडला जिला। कहाँ है ये मंडला? ये मध्य प्रदेश में है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछता है कि पूर्ण रूप से कार्यात्मक, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पूर्ण रूप से कार्यात्मक रूप में साक्षर जिला कौन बना है? तो वो बना है मंडला। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे पूछता है कि पूर्ण रूप से कार्यात्मक, तो वो होगा आपका मध्य प्रदेश का मंडला। और यदि आपसे पूछता है कि संविधान साक्षर, पूर्ण रूप से संविधान साक्षर, तो वो है आपका केरल का कोल्लम जिला। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि केरल के लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं, तो जाहिर सी बात है संविधान के बारे में, अधिकारों के बारे में उन्हें ज़्यादा पता होगा। तो संविधान साक्षर तो वैसे ही है कि संविधान का ज्ञान ऐसे कैसे किसी को होगा, वो पढ़ा लिखा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता उसकी अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ कन्फ्यूजन होने से बच जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में पक्का अगर आप ये देगा तो इसमें एमपी का मंडला भी देगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि संविधान के बारे में वही जान पाएगा जो अच्छे से पढ़ा लिखा होगा, जिसको नॉलेज होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको ध्यान में रख लेंगे। और ये जो मंडला है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया है, ये उद्घाटन किया गया है इसका। ठीक है,
ये कागज रहित जो कोर्ट बना है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया है। ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो ध्यान देंगे कितने हैं, तो 25 हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन, विश्व की, यहाँ पर पूछ रहा है विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन, चीन के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान देंगे कहाँ किया गया है, तो चीन के संघाई में किया गया है। ठीक है, चीन के संघाई प्रांत में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा और इसमें हैदराबाद वगैरह सब दे देगा। तो हैदराबाद में भी हुआ है, कुछ हुआ है इससे संबंधित, इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देंगे कि विश्व की सबसे लंबी, जब विश्व लगा दिया है तो जाहिर सी बात है ये चीन का ही होगा भाई, क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा ही ऐसे कामों को करते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखेंगे आप इसको। इसके साथ ही संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। ये कभी भी यूपीपीसीएस नहीं पूछता है, अगर बिहार होता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये पूछ सकता था। ठीक है, यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बना हुआ है। संघाई चीन की यांगत्जी नदी के दक्षिणी मुहाने पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे कि जो संघाई है वो कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है यांगत्जी नदी और इसी के मुहाने पर ये स्थित है। अगला है कि भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं युक्त राज्य मुक्त राज्य कौन बना? भारत का एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त कौन बना है? तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश। इसको देखते हैं। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत, तो ध्यान देंगे गृहिणी सुविधा योजना भी किससे संबंधित है? तो ये एलपीजी से ही संबंधित है। ठीक है, अभी तक तो उज्ज्वला पता था, ये नहीं पता था। ठीक है, जितने लोगों को, तो ध्यान देंगे कि जो गृहिणी सुविधा योजना है वो भी किससे संबंधित है? तो वो एलपीजी से संबंधित है। उज्ज्वला तो खैर है ही। की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। पहला रेवीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो वो बना है गोवा, ये भी ध्यान देंगे। और पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य, यहाँ पर पूछ रहा है कि हर घर जल प्रमाणित, यहाँ पर देखिए क्या कर दिया, एक शब्द लगा दिया है प्रमाणित। ये कौन बना है? तो ये बना है गोवा राज्य। तो ये भी ध्यान देंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करके पढ़ने में ना काफ़ी अच्छा लगता है और वो चीज़ें याद भी होती रहती हैं। अगला है हमारा कि हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री, तो ध्यान देंगे किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? उद्घाटन नहीं, आधारशिला। तो ये रखी गई है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा रखी गई है। कहाँ पर? तो हैदराबाद में। ये भी ध्यान देंगे, हैदराबाद में रखी गई है। यहाँ पर एक शब्द ध्यान देंगे, हार्टफुलनेस, ये हार्ट के बारे में बता रहा है। इंटरनेशनल योग अकादमी, अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसका आंसर आराम से कर ले जाएंगे कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया होगा। क्योंकि आयुर क्या है? आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, ठीक है, होम्योपैथी, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो यदि आपको पता है इसका फुल फॉर्म तो आप आराम से कर ले जाएंगे कि हाँ इसका उद्घाटन इसका जो आधारशिला रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आयुष की बात करें कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है, तो ए से है आपका आयुर्वेद, वाई से है आपका योग, यू से है आपका यूनानी, एस से है आपका सिद्ध और एच से है आपका होम्योपैथी। ठीक है, तो ये 5 अक्षर के 5 मतलब हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें ध्यान है तो आप आराम से कर ले जाएंगे कि हाँ ये केंद्रीय आयुष मंत्री का ही काम होगा। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। पहला तो ये ध्यान रखेंगे कि इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है, तो केंद्रीय मंत्री
सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, तो वह है सर्बानंद सोनोवाल। और ये जो आधारशिला रखी गई है कहाँ पर रखी गई है, तो ये रखी गई है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। यह त्रिकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना वे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौते में की गई थी। तो अब यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो त्रिकोमाली टैंक फॉर्म है ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पर खुद दे दिया है कि ये तेल टैंक है, ठीक है। और ये किसके बीच में समझौता हुआ है, तो ये हुआ है श्रीलंका और भारत के बीच में। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी आप ये सब चीज़ें छोड़ देंगे कहाँ स्थित है, ठीक है, कितने वर्ष पूर्व भारत ने सोचा कि हमें समझौता करनी चाहिए, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसके बीच में ये समझौता हुई है। अगला क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीज़न ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। सिंप्लीफाई अमोस स्टर्न के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पॉन्सिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये सब छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है, ये सब बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो गूगल की एक कंपनी है, ठीक है, क्लाउड डिवीज़न, इसने क्या किया है कि इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। बस इतना ही आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बाकी आप छोड़ देंगे। कोप्पल टॉय क्लस्टर। कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कोप्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो मार्च 2022 से संचालित किया जा रहा था। बस इतना ध्यान रखेंगे कि कोप्पल टॉय क्लस्टर कहाँ का है, तो ये है कर्नाटक का। इसका संबंध कहाँ से है, तो कर्नाटक से है। और ये जब जहाँ भी पहला आपका आ जाना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। तो ये पूछ लेगा आपसे कि भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटक में। या ऐसे आपसे पूछ लेगा कि कोप्पल टॉय क्लस्टर किससे संबंधित है, तो खिलौने से संबंधित है। और ये कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारबूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। तो ध्यान देंगे कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी कौन कौन से 2 देश शामिल हुए हैं, तो वो है एंटीगुआ और बारबूडा, ठीक है। और ये कौन से नंबर के देश बन गए हैं, तो ये बन गए हैं 102वें नंबर के। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे कि 2 है तो यहाँ पर भी लास्ट में 2 है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान में इसको रखेंगे। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारबूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए। तो ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि किसके उसमें शामिल हुए। पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन से नंबर का सदस्य देश है, तो ये है 101वें नंबर का। तो ये ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो ISA है इसको किसने शुरू किया था, तो ये किया था भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा मिल करके इसको शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 2015 में। बस इतना ध्यान में आप रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो ISA है ये संधि आधारित है और ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करने और सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। तो जाहिर सी बात है कि जब सौर गठबंधन से ही संबंधित है तो सौर विकास पे ही फोकस करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है तथा अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। तो ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब यहाँ पर देखते हैं ओपेन रॉक संग्रहालय। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपेन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो बस इतना ही आप ध्यान रखेंगे कि ओपेन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है हैदराबाद में। भारत में हैदराबाद रियासत का विलय वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, कि जो हैदराबाद था उसका विलय कब किया गया था, तो वो किया गया था 1948 में। और किस ऑपरेशन के तहत किया गया था, तो ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। ये कई बार पूछा है एग्जाम में। और ये भी पूछा है कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ब्लू बुक, ये इसका संबंध किससे है, तो 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई गई। ठीक है, तो ये सब कहानी तो आपको पता है। इस पर इंदु मल्होत्रा की कमेटी भी बैठी हुई है इसके जांच करने के लिए, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है कि ये जो है चूक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्लू बुक है इसको हम देखते हैं, ये ब्लू बुक है क्या। तो ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि ब्लू बुक वो होता है जिसमें जो वीवीआईपी व्यक्ति होते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए होते हैं। उसमें पूरी गाइडलाइन लिखी रहती है कि हाँ आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से ही पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके पास है किसके पास नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि ब्लू बुक का संबंध किससे है। इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी होती है और उसे हिसाब से ही प्रोटोकॉल तय होता है। ठीक है, ये कहानी कितने पढ़ लीजिएगा। ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है और गाइडलाइन के हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय किया जाता है। इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना ने की। तो ध्यान देंगे कि जब इनकी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई थी तो इसके जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। ये आपका पूछ सकता है यूपीएससी। और यहाँ पर ये 3 सदस्य है ना, तो यहाँ पर 4 सदस्य 5 सदस्य ऐसे कर देगा। तो ये चीज़ें आपको विशेष कर ध्यान रखनी है कि ये 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं इंदु मल्होत्रा कमेटी के बारे में। ये थी समिति। ठीक है, अब इसको देखते हैं इंदु मल्होत्रा कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति, अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पर जो है ये है 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 3 सदस्यीय समिति के गठन का अध्यक्षता किसने की थी, तो वो सुधीर कुमार सक्सेना ने की थी। और 5 सदस्यीय समिति का समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो वो बनाया गया था इंदु मल्होत्रा को। ये मैं बता रही हूँ ना आपको कि ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, यूपीएससी के लिए। और कोई भरोसा नहीं है कि यूपी पीसीएस भी पूछ ले, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब जो है यूपी पीसीएस भी यूपीएससी के ही पैटर्न को फॉलो करता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो ये जो चीज़ है इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर क्या कर देगा कि सुधीर
कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में कर देगा कि इन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता की थी, और इंदु मल्होत्रा का कर देगा कि इन्होंने 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस थोड़ा सा ऐसे कुछ भी उल्टा सुल्टा ट्रिक लगा करके आप याद कर लीजिएगा। महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण जाहिर सी बात है ज़्यादा पावर उनके पास होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5 सदस्यीय समिति वाली अध्यक्ष, 5 जो सदस्य हैं उसमें मौजूद हैं उस समिति में, और ये उसकी अध्यक्षता कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख लेंगे कि महिला सशक्तिकरण को यहाँ पर ऐसे कुछ भी करके याद कर लीजिएगा कि महिला सशक्तिकरण यहाँ पर ज़्यादा है, बढ़िया है, ये महिलाएं आगे जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पावर भी होगा, इसलिए ज़्यादा सदस्य हैं, उन्हीं का अध्यक्षता ये कर रही हैं। इस तरीके से कुछ भी करके आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे है कि इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किसका संबंध किससे है और किसने किसकी अध्यक्षता की थी। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, इसको देखते हैं। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया है। तो ध्यान देंगे आप कि ये जो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष जो हैं विवेक कुमार सक्सेना के द्वारा। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई, ये पहली है, तो जब मैं बता रही हूँ आपको जो पहला होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो ध्यान देंगे ये वैधानिक निकाय है, यहाँ पर आपका कर देगा संवैधानिक, ठीक है। तो ध्यान देंगे संवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसको एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जाहिर सी बात है हनी से संबंधित है तो वो MSME के अंतर्गत ही आएगा। इस आयोग ने वर्ष 2017-18 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया था। तो थोड़ा सा बस आप इतना फोकस इस पर कर लेंगे कि ये खैर BPSC पूछता है, लेकिन फिर भी आप क्या पता कि UPSC पूछ ही ले, UPPCS। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो इस आयोग की स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 17-18 में हुई थी। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, ये आप सभी को पता है जनरल बिपिन रावत के बारे में। अब ये जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कहाँ पर इसको खोला गया, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, इसको हम देखेंगे। तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को, अभी सेकंड कौन है, सेकंड जो CDS है हमारे वो हैं अनिल चौहान। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सेकंड CDS कौन है, वो है अनिल चौहान, अनिल चौहान। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में, तो ध्यान देंगे कहाँ पर, तो मैनपुरी जनपद में, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, ठीक है, PDF साफ नहीं है, तो आप लोग सुन करके इसको लिख लीजिएगा। मैनपुरी में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की। अच्छा, स्कूल पहले से ही बनी हुई है तो उसका नाम चेंज करने की बात की जा रही है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, ये स्कूल है तो ये मैनपुरी में। इसी का क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर एक स्कूल है सैनिक स्कूल, उसका नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की गई है। वो किसके द्वारा की गई है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर आएगी उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, तो वही करेंगे। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी गत 8 दिसंबर 2021 को, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा डेट, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, क्योंकि देश के पहले ये CDS थे, को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। तो आपको पता है कि कहाँ पर इनके जो वो था हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो वो हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर के पास। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है, और इस बार जो पद्म विभूषण दिया गया है 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक ये भी थे, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी हम आगे देखेंगे कि 3 अलग अलग और किनको दिया गया है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवानिवृत्त एवं सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन हेतु 7 जून 2022 को एक गजट अधिसूचना जारी की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित 3 सैन्य, इसको छोड़ दीजिएगा, कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो CDS होते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। वैसे आप छोड़ सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या कौन सी बनी है? इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बनाया गया है, इसको देखेंगे। तो इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर एक साइट पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है, जिसे नुसंतारा नाम दिया गया है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है, तो वह है नुसंतारा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। बाकी है कितने किलोमीटर कहाँ से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया, कहाँ पर किसने मंजूरी दी, ठीक है, जंगल युक्त है कि जंगल मुक्त है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। बस इतना ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन बनी है, तो वो बनी है नुसंतारा। नई राजधानी नुसंतारा बोर्नियो के इंडोनेशियाई हिस्से में पर पूर्वी कालीमंतान प्रांत में लगभग, अब ये सब छोड़ दीजिएगा आप लोग, इस कदम को पहली बार अप्रैल, ये भी छोड़िए, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। एंटोनोव 225 मरिया, अब ये देखते हैं ये है क्या। तो यूक्रेन व रूस में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोव 225 मारिया तबाह हो गया। तो यूक्रेन रूस का जो युद्ध हुआ था, ये विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान था, ठीक है, जो कि क्या हुआ, तबाह हो गया। कीव के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा यह विमान रूस की गोलाबारी में नष्ट हो गया। विमान का नाम AN 225 मारिया था, जिसका यूक्रेनी भाषा में अर्थ है सपना। तो ध्यान देंगे ये किसका था, तो ये यूक्रेन का था, ठीक है, जो कि नष्ट हो गया। और तो ये जो एंटोनोव 2025 मरिया है, इसका संबंध किससे है, तो ये एक कार्गो विमान है, इसका संबंध विमान से है। तो बस इतना ही आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की है, ठीक है, व्लादिमीर कर दिया यहाँ पर, व्लादिमीर जेलेंस्की है। और अमेरिका ने इनको अपना पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना है। प्रधानमंत्री संग्रहालय 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान देंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, तो 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। तो ध्यान देंगे, बस इतना ध्यान देंगे कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर इसका प्रदर्शन किया गया है, तो ये किया गया है लोंगेवाला में, लोंगेवाला। और ये लोंगेवाला है कहाँ, तो ये है भारत पाकिस्तान सीमा पर। बस इतना आप ध्यान में रखेंगे। ये सब छोड़ दीजिएगा, बस इतना यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिज़ाइन किसने किया था, वो किया था पिंगली वकैया ने। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से, अब ये कितने करोड़ में हुआ ये मत रखिएगा आप, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा केरल में। बस इतना आप ध्यान रखेंगे। इस परियोजना को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ये छोड़ दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर स्थापित होगा, तो ये केरल में होगा। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, इसको देखते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। तो ध्यान देंगे कहाँ पर की गई है। हालांकि UPPCS का एग्जाम है, तो इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की। तो ये कहाँ पर किया गया है, तो विशेष करके ध्यान रखेंगे कि लखनऊ में किया गया है। यह सेट ऑफ स्टेट फ्री फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले वर्ष 2024 पर, ये छोड़ दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, इसको स्थापित कहाँ पर किया गया है।
अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि बात की जा रही है यहाँ पर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की। तो ये किया गया था, इसका जो घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है कि 16 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस स्टार्टअप संस्कृति को भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के, ये छोड़ दीजिएगा, बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है, तो ये बना है केरल। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव कुबलंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। तो ध्यान देंगे, केरल का कुबलंगी गांव इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ऑप्शन में आपका केरल दे तो केरल होगा, नहीं तो आपका कुबलंगी देगा तो कुबलंगी होगा। ठीक है। इससे पूर्व इस गांव ने भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में प्रशंसा प्राप्त की थी। यह कदम अवलकाई पहल का एक हिस्सा है, जिसे HLL प्रबंधन अकादमी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, ये सब छोड़ दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर है और किसको मुक्त घोषित किया गया है, किस गांव को। तो ये केरल में है और केरल का ही गांव है कुबलंगी, इसी को नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। और केरल के जो वर्तमान वो हैं CM हैं, वो हैं पिनराई विजयन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हैं पिनराई विजयन। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया को लेकर के। 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। इससे ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो ध्यान देंगे कि जो एयर इंडिया को किसने खरीदा है, तो वो टाटा सन्स ने। ठीक है, बाकी ये सब आप छोड़ सकते हैं, ये सब कुछ भी नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022, तो ये कहाँ पर मनाया गया है, कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो ध्यान देंगे कहाँ पर ये आयोजन हुआ है इसका, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। और ये कौन सा संस्करण था, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये तीसरा संस्करण था। इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य 18 से 25 वर्ग के युवाओं की आवाज़ सुनना है। तो ध्यान देंगे कि 18 से 25 आयु वर्ग के जो युवा हैं उनकी आवाज़ सुनना है, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। लोकसभा सदस्य न्यूनतम आयु कितनी होती है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, वो होती है 25 वर्ष। और ध्यान देंगे राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, वो होती है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यानी गेल ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की गई पहली परियोजना शुरू की है। इंदौर में कार्यरत HPCL के साथ गेल की संयुक्त उद्यम कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड को हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। तो ये सब छोड़ दीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा कि जो प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण वाली जो पहली परियोजना है, ये कहाँ पर शुरू की गई है, तो ये की गई है इंदौर में। ठीक है, इंदौर में। बस बाकी आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये किसके द्वारा की गई है, तो ये गेल के द्वारा की गई है। बस दो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक तो ये गेल और दूसरा मध्य प्रदेश के इंदौर में, बस बाकी ये छोड़ दीजिएगा। भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया। इसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। भेल द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और स्थापित
ये कितनी, इसकी क्षमता कितनी है, तो 0.25 TBD क्षमता का CTM पायलट संयंत्र वर्तमान में राख की उच्च मात्रा वाले भारतीय कोयले से निर्मित, ये सब छोड़ दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो भारत का पहला कोयला मेथनॉल संयंत्र है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है भेल के द्वारा। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, बस इतना आप ध्यान में इसको रखेंगे, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अगला है महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम, यानी कहाँ पर मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने, अब देखिए कितना बढ़िया है, ये मॉरिशस है और आपको लग रहा होगा कि वहाँ पर नाम भी कुछ अंग्रेजी टाइप में होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ के जो PM हैं वो हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ। तो यहाँ पर कह रहा है कि मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने घोषणा की कि मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर रहेगा। तो ध्यान देंगे, महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम कहाँ पर रखा गया है, तो ये रखा गया है मॉरिशस में। बस इतना ही आप ध्यान में रखेंगे। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। तो बस इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है ये कौन से नंबर का है, तो ये 35वें नंबर का है। और ये कहाँ पर वो किया गया है, मनाया गया है, तो ये किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। आगे देखते हैं। इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। तो इतने मंत्रालय हैं, तो ध्यान रख रहे हैं, मेला है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पर्यटन भी आएंगे, ठीक है, कपड़ा भी वहाँ पर बिकेगा, इस तरीके से कुछ भी संस्कृतियों की झलक देखने को मिलेगी, ठीक है, विदेश के लोग भी यहाँ पर यात्रा करने आएंगे, तो इस तरीके से कुछ भी लॉजिक लगा करके आप इसको ध्यान में रख लेंगे। इस वर्ष के मेले में उज्बेकिस्तान ने भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये फैक्ट हो जाता है कि इस मेले में जो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला था, इसमें भागीदार राष्ट्र के रूप में किसने भाग लिया था, तो वो लिया था उज्बेकिस्तान ने। इस वर्ष मेले की थीम थी स्टेट जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो इस मेले की थीम क्या थी ये आपको ध्यान में रखना, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये कह सकते हैं, ठीक है, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। फिर आपका गणतंत्र दिवस परेड 2022, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था ये, तो ये 73वां था। अच्छा, ये 2022 का है, ठीक है, तो 2022 का है ये, तो ये 73वां था। अभी हम 2023 का देखेंगे। तो 2023 की अगर हम बात करें तो कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आपका 74वें नंबर का, ठीक है, 74वें नंबर का। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। तो ध्यान देंगे कि ये जो 2022 था इसमें चुना गया था उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ माना गया था। और अभी जो 2023 है, 2023 इसमें किया गया है उत्तराखंड की झांकी को। 2023 में उत्तराखंड की झांकी है, ठीक है, उत्तराखंड की, ध्यान रखेंगे। तो 2022 और 2023 दोनों का आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि पूछ सकता है आपसे, कोई वो नहीं है इसकी, ठीक है, कुछ भी आयोग पूछ सकता है। और ये भी ध्यान देंगे कि जो 74वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थी वो थे, 2023 की बात हो रही है, वो थे कौन, तो अब्देल फतेह अल सीसी। नमस्ते नमस्ते, अल सीसी। और ये जो अब्देल फतेह अल सीसी हैं कहाँ के हैं, तो ये हैं मिस्र के राष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखेंगे, मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है। इतना ही आप ध्यान में रख लीजिएगा, इतने से आपका काम चल जाएगा, चल नहीं जाएगा मतलब पूरा है यही, बाकी ये सब आप छोड़ सकते हैं। अगला है हमारा विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े।
तो ये कहाँ पर खोला गया है, इसको देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफ़े खोला गया है, जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है, तो ये खोला गया है जम्मू कश्मीर के, और बहुत अंदर जाके पूछ लेगा तो ये पूछ लेगा कि जम्मू कश्मीर में कहाँ, तो ये खोला गया था गुलमर्ग में। तो ये आप ध्यान देंगे। जैसे कि अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है 68वीं बीपीएससी का, तो इसमें वो पूछा था, फ्लोटिंग प्लांट का पूछा था कुछ इस तरीके का, कहाँ लगाया गया है, तो भागलपुर में लगाया गया था। तो उसमें भी कई सारे वो उसमें देते थे कि भागलपुर में कहाँ, करीबाबाद में लगाया गया था कि कुआलालंपुर में लगाया गया था, ठीक है, इस तरीके से। तो आजकल ना कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि आयोग अब किस तरीके से कहाँ कैसे क्वेश्चन बना देगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख के चलेंगे। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कोल्लम जिले में जो संविधान साक्षर बना है, तो कहाँ है कोल्लम, तो वो केरल में है। और जो 2021 का पेपर हुआ था उसमें भी आपने देखा ही होगा कि मांडी पूछा था कि मांडी कहाँ है, जो कि उत्तर प्रदेश में था। तो इस तरीके से लोकेशन भी आपसे वो करके पूछ लेता है दे करके ऑप्शन में, तो ध्यान रखेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। इस कैफ़े का नाम स्नो ग्लू है, जिसे वसीम शाह ने बनाया है। इससे पहले सबसे बड़ा कैफ़े स्विट्ज़रलैंड में था, ठीक है। तो ये सब आप छोड़ दीजिए। एस्किमो जनजाति के बर्फ़ के घरों को इग्लू कहते हैं, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इग्लू कहते किसे हैं। तो एक एस्किमो जनजाति पाई जाती है और उनके बर्फ़ के घरों को ही कहते हैं इग्लू, ठीक है। तो एक बार आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि ये घर कैसा होता है, तो आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं और काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये चीज़। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल सलालम कोर्स। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है। ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही होते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश ने क्या किया है, तो मध्य प्रदेश ने हिंदी में मेडिकल की पूरी पढ़ाई शुरू की है। एकमात्र मध्य प्रदेश ही ऐसा देश बना है, एक ऐसा स्टेट बना है जो कि हिंदी मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई शुरू किया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भाग ये सब आप छोड़ सकते हैं। यहाँ देखते हैं कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। यह केंद्र निम्नलिखित हैं: नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर इन। तो कुछ नहीं, बस ध्यान रखिएगा कार्बन कैप्चर से संबंधित है, तो दोनों में शब्दावली तो आ ही गई है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि 2 खोले गए हैं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस एक बार इसको जैसे ही थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। अटल सुरंग, 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके का एक संगठन है जो प्रामाणिकता के साथ वैश्विक असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। तो बस इतना आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये जो अटल सुरंग है, ये किसको किससे जोड़ने का काम करता है। तो ये जो अटल सुरंग है ये मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए ये जोड़ने का काम करता है। तो ध्यान देंगे, मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, ये भी आपसे पूछ लेता है। क्योंकि अभी आप पेपर उठा करके देखेंगे, जो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम था, 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था, जो पहला पेपर था जो कैंसिल हो गया था, जो पेपर लीक हो गई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर है। तो सेम ऑप्शन में ये भी था, 10.2 करके भी था। तो कभी कभी ऐसे फैक्ट बीपीएससी में पूछ ले जाते हैं और कोई भरोसा है नहीं कि यूपीपीसीएस भी इसको पूछ ले। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। और बस इतना ही आपसे पूछेगा कि ये किसको किससे जोड़ता है, अटल सुरंग, तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं एक बार। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में मनाली के पास
सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है? तो ये छोड़ दीजिए, इसका कोई वो नहीं है। इससे पूर्व में रोहतास सुरंग के नाम से ये इसका पूर्व में जो नाम था वो था रोहतास सुरंग, इसी को कहते हैं अटल सुरंग। तो थोड़ा सा ये आप ध्यान देंगे। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। उत्तर प्रदेश ने कुश्ती खेल को गोद लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात कर दिया उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने कुश्ती खेल को गोद लिया है। तो यहाँ से आपको दो तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा कि कुश्ती खेल को निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोद लिया है। उसमें आपका दे देगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इस तरीके से। तो ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश ने लिया है। या फिर ऐसे कर देगा कि उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस खेल को गोद लिया है। उसमें क्रिकेट कर देगा, बैडमिंटन कर देगा, इस तरीके से कुछ 2-4 ऑप्शन बना देगा आपका। तो ध्यान देंगे दोनों तरीके से क्वेश्चन इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि कुश्ती खेल को उत्तर प्रदेश ने गोद लिया है, ठीक है। बाकी ये पदक विजेता हैं, तो ये जो कांस्य पदक जीते हैं उनकी लिस्ट है, तो इसको एक बार आप देख लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप देख लीजिएगा। डार्कथान, इसको देखते हैं डार्कथान क्या है। 2022 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी, अच्छा इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो डार्कथान ये जो गुमनाम बाजार होते हैं उनकी पहचान को उजागर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने से संबंधित है, बस इतना ही आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाटर टैक्सी सेवा। तो बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। तो ध्यान देंगे वाटर टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरू की गई है, तो ये की गई है मुंबई में, ठीक है। वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहरों में मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगी। ये सब छोड़ दीजिए, ये कुछ भी नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वाटर टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरू की गई है, तो ये की गई है मुंबई में। इतना ही आपसे पूछेगा, बाकी आपसे अदर कुछ नहीं पूछेगा। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, डेट याद है तो ठीक है ना, तो छोड़ दीजिएगा, एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया। तो अब यहाँ पर बात आ जा रही है एशिया के सबसे बड़े। तो अब जाहिर सी बात है, जब सबसे बड़ा है तो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो करेगा नहीं, ये तो करेंगे हमारे प्रधानमंत्री ही, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यहाँ पर देता है कि गृह मंत्री ने किया या किसी और को कर दिया, ठीक है, जल मंत्री को कर दिया, तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको किसने किया है, तो प्रधान नरेंद्र मोदी ने किया है। और जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है तो जाहिर सी बात है ये इम्पोर्टेंट है। अगला है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। 17 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात में। यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन इनोवेशन का मतलब ही होता है नवाचार, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे, तो अगर आपको पढ़ा करके भी पूछता है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया है और यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा, तो उसमें आपको पता है कि जो UPPCS का एग्ज़ाम होता है उसमें 1 और 2 स्टेटमेंट दे देगा, फिर आपका केवल 1 सही, केवल 2 सही, दोनों सही, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे स्टेटमेंट जरूर बनते हैं। तो यहाँ से संभावनाएं हैं कि ऐसे स्टेटमेंट बन सकने की, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 100वां हर घर जल जिला। फरवरी 2022 को जल जीवन मिशन ने देश के 100वां जिलों के हर घर नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां हर घर जल जिला बना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि हर घर जल प्रमाणित करने वाला जिला राज्य कौन बना था, वो बना था गोवा, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि 100वां हर घर जल
जिला कौन बना है, तो वो बना है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो स्टेट पूछे और प्रमाणित आ जाए तो वो गोवा होगा। जैसे कि अगर मैं ऊपर जाऊं, ऊपर ही हमने पढ़ा है, अच्छा यहाँ पर है ये पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य, यहाँ पर राज्य पूछ रहा है तो कौन बना, गोवा बना। ठीक है, और जस्ट नीचे आएंगे हम तो यहाँ पर जिला पूछ रहा है, यहाँ पर जिला पूछ रहा है तो वो बना है आपका 100वां हर घर जल जिला कौन बना है, तो वो बना है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में भी पूछे कि हिमाचल प्रदेश में वो कौन सा जिला है, तो वो है आपका चंबा। ठीक है, और ये भी आपसे पूछ सकता है कि चंबा निम्नलिखित में से कहाँ पर है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि चंबा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है तथा अन्य 4 हर घर जल आकांक्षी जिले भद्राद्री, कोठागुडम, जयशंकर, ये छोड़ दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। भारत का हर घर प्रमाणित, अच्छा ये यहाँ पर भी दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, अब यहाँ पर दे दिया है जिला। ठीक है, प्रमाणित वहाँ भी दिया था लेकिन क्या था, वो था गोवा, वहाँ यहाँ पर कर दिया था राज्य। ठीक है, तो जब प्रमाणित राज्य पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से इसको सुनिए। जब आपसे पूछे कि हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है, तो जब जब राज्य आए तो वो होगा आपका गोवा। ठीक है, हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है, तो एमपी का बना है बुरहानपुर। और आपसे पूछे कि 100वां हर घर जल जिला कौन बना है, जब 100 लग जाए तो ये आपका बना है हिमाचल प्रदेश का चंबा। इन तीनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होगा आपको, जैसे लग रहा होगा कि हाँ तीनों एक सा ही है, लेकिन आप इसको ध्यान देंगे, शब्दों को पकड़ेंगे कि कहाँ पर राज्य है, कहाँ पर जिला है, कहाँ पर 100 है, इन शब्दों को आप पकड़ेंगे, जब जाके आप सही आंसर पर तक पहुँच पाएंगे। नहीं तो तुक्का लगाने में कभी आंसर सही नहीं होता है जल्दी। ठीक है, पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर बायोमास आधारित पूछा है। ठीक है, और हाइड्रोजन को मिला करके जो हमने ऊपर देखा था वो भी इंदौर में ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर बायोमास कर दिया है। ठीक है, इसको आप ध्यान में देंगे, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो ये खंडवा में है और वो इंदौर में था। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन, इसे छोड़ दीजिए, बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर है। और जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो उसको आप नोट डाउन करते जाइए और इसको आज ही कंप्लीट कीजिए। एक बार इसको वीडियो देख करके तो इसको देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर वीडियो देखने के बाद से तुरंत इसका रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद से आप क्या कीजिए कि सुबह उठते ही रिवीजन कर लीजिए। ये चीज़ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगर ये आप सोचेंगे कि हाँ नोट्स बना लिया, लग रहा है कि मुझे याद है, मैं बोलूँगा नहीं, फिर 3-4 दिन बाद जब वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल मैं नया पढ़ रहा हूँ। ठीक है, दुर्गा तेल कुआं 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की है। यह तेल केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था, जो उन्हें ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो दुर्गा तेल कुआं खोजा गया है, ये कहाँ पर खोजा गया है, तो ये राजस्थान के बाड़मेर में खोजा गया है। और किस समूह द्वारा खोजा गया है, वेदांता समूह की कंपनी थी, उसके द्वारा ये खोजा गया है। ठीक है, हालांकि यहाँ से इम्पोर्टेंट इतना ही है कि दुर्गा तेल कुआं ये कहाँ पर खोजा गया है, तो ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में खोजा गया है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी आप यहाँ से चीज़ें छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय ई विधान नेवा लागू करने वाला पहला राज्य तो कौन बना है, तो 19 मार्च 2022 को नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। ठीक है, नेवा परियोजनाओं का उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है, जिससे कई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा
डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। ये अगर किसी ने विज़न PT 365 पढ़ा होगा सर से, और सॉरी जो विज़न मंथली मैगजीन है जो चल रहा है, तो यदि आप लोगों ने, मुझे अभी याद है ये कि जुलाई में सबने पढ़ाया था, तो जुलाई वाला जो आपका है लेक्चर, दूसरे लेक्चर में ही इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो वहाँ अगर जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो अच्छे से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, अंतर बस इतना है कि उसमें ये नहीं दिया गया है कि जो राष्ट्रीय ई विधान लागू करने वाला पहला राज्य है वो नागालैंड है। ठीक है, बाकी इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका मकसद क्या है, ठीक है, और ये किस तरीके से लाभकारी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। क्योंकि आपको पता है कि UPPCS जो है वो ज़्यादा फैक्ट पूछता, UPSC जो है वो ज़्यादा फैक्ट पूछता नहीं है। ऐसे फैक्ट स्टेट PCS के एग्ज़ामों में आते हैं, तो इसलिए शायद वहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया है। तो ये जो होता है ना, जैसे कि कहते हैं ना कि एक करंट, एक रिसोर्स पर कभी भी वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप अगर 2 रिसोर्स फॉलो करते हैं, ये चलो आप 2 नहीं फॉलो करते हैं, आप मंथली मैगजीन को, विज़न का मंथली मैगजीन है उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप डेली न्यूज़पेपर से रूबरू हो रहे हैं, तो आपकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कहाँ पर ये शुरू की गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप खाना खाते हुए या फिर टहलते हुए या वो करते हुए, अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, तो न्यूज़ लगा के सामने रख लीजिए। ठीक है, उसको आप करेंगे, न्यूज़ लगा के सामने रखेंगे, तो उसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें शुरू की जा रही हैं। ठीक है, और अभी किस पे, तो राज्यसभा TV पे आपको पता है आता है, अभी तो फिलहाल नाम शायद चेंज हो गया है उसका, अब उसको संसद TV के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको देखना ही देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ध्यान रख लेंगे, जो UPPCS दे रहे हैं या जो UPSC दे रहे हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये नागालैंड ने शुरू किया है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने की पूरी तरह से यानी इसका उद्देश्य ये है कि ये जो राज्य विधानसभाएँ हैं उनके सारे सूचनाओं को सुव्यवस्थित करेगा, और जो दिन प्रतिदिन के काम काज होते हैं उसमें से क्या करेगा कि कागज़ का जो यूज उसमें ज़्यादा होता है ना, तो उस कागज़ के यूज को समाप्त करेगा ये। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाएगा, जिससे कई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपोजिटरी का निर्माण किया जा सके। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और 2011 जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है, तो वो है नागालैंड, ये भी ध्यान रखेंगे। और नागालैंड में विधानसभा सीट कितनी है, तो ये है 60। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से आपके कई सारे फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। इसमें इस किताब में यही खासियत है कि यहाँ पर अगर नागालैंड दे दिया है तो इससे संबंधित और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो देखें कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया है। बहुत पूछेगा तो क्या पूछेगा नागालैंड के बारे में, बहुत उठाएगा क्वेश्चन तो जनगणना से उठा लेगा। ठीक है, बहुत उठाएगा तो पॉलिटी में कर देगा कि भाई यहाँ पर कितनी सीटें हैं, और बहुत ज़्यादा करेगा तो पूछ लेगा कि यहाँ के CM कौन है, बस यही पूछेगा और क्या पूछेगा। तो बिल्कुल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया गया है। अगला है हमारा कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक। अब ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला, जहाँ भी पहला आ जाए वो इम्पोर्टेंट होता है, डिजिटल वाटर डेटा बैंक कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटक में। ठीक है, और इसी को कहते हैं, वाटर डेटा बैंक को कहते हैं एक्वेरियम। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला एक्वेरियम डेटा सेंटर कहाँ पर खोला गया है, तो ये खोला गया है कहाँ पर, कर्नाटक में। एक्वेरियम बेंगलुरु स्थित डिजिटल स्टार्टअप कंपनी एवा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स की पहल है। IT कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ प्रौद्योगिकी का संयोजन करने एक अनूठा नवाचार बेहतर पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम सभी संस्थानों से संबंधित। अच्छा, कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये तो खोला गया है, ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक में। लेकिन ये काम क्या करेगा, तो ये क्या करेगा कि जो जल स्रोत होती हैं उन सारे जो जल से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, ठीक है, या जो जल स्रोत हैं वहाँ पर कितने पानी कहाँ पर दिया जा रहा है, कितना पानी उसमें नहीं है, क्या है कमी, वो सब यहाँ पर देखेंगे इसको। तो अगर आप मेंस का भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं और उसमें से आपको आ जाए, अगर जैसे आपको पता ही है कि पानी का जो स्तर है वो नीचे दिन पर दिन कम होता जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके का वो चीज़ें आ जाएं। और कभी कभी क्या होता है कि सिंचाई में ज़्यादा पानी हम यूज करते हैं, कहीं कहीं पानी मिलता ही नहीं है, पानी को हम गंदा कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों में सुझाव देने के लिए आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं कि जिस तरीके से कर्नाटक सरकार द्वारा
डिजिटल वाटर डेटा बैंक को लाया गया है, वैसे ही यहाँ पर भी ला करके जहाँ भी पानी की समस्या हो, जिस भी स्टेट में, या स्टेट की बात छोड़ो आप, ओवरऑल जहाँ पर भी पानी की समस्या है वहाँ पर ये आप कर सकते हैं कि एक डेटा बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, जहाँ से आपको पता चले कि कहाँ पर कितनी पानी है, कितना पानी कहाँ पर दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें, कितना पानी आपका प्रदूषित हो चुका है, कितना पानी स्वस्थ है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसी हिसाब से लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, तो ये मेंस के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है ना आपसे कि सभी संस्थानों और स्रोतों से जल संबंधी डेटा की एक विशिष्ट सूची प्रदान करता है, जो कि कुछ सामान्य विकासात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चुनौतियाँ क्या हैं, तो चुनौतियों में भी आप डाल देंगे, पानी की समस्या तो है ही, और आप सुझाव दे सकते हैं, सुझाव। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर इसको कर्नाटक को ला करके डाल सकते हैं, तो इससे एग्जामिनर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, वो बढ़िया आपको नंबर देगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इसको बस आपको यूज करना आना चाहिए। तो कैसे यूज करना है, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, करंट्स में जो चल रही है उसको देखेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी देखेंगे कल के वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।